आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे अकबर का इतिहास। अकबर के इतिहास से जितने भी थ्योरी बन सके सभी को आज कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे पहले मुग़ल साम्राज्य से बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाके मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अकबर का इतिहास। अकबर का इतिहास 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राना वीरसार महल में हुआ। इनका जन्म हमीदा बानो बेगम से हुआ था 1542 ईस्वी में। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम जलाल था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम हुमायूं था, जो मुग़ल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे, और इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर महान का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के करनौल नामक स्थान पे हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक 1556 को पंजाब के करनौल नामक स्थान पे हुआ था। जब यह सिंहासन पे बैठो तो इनका उम्र मात्र 14 वर्ष का था। ठीक है ना। जब यह राजगद्दी पे बैठे तो यह सिर्फ 14 वर्ष के आयु के थे। इसीलिए इनके संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान बने रहे, क्योंकि यह बहुत ही छोटे थे, इसीलिए इनका संरक्षक बैरम खान बने रहे। बैरम खान को प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता है। जो बैरम खान थे अकबर के संरक्षक, इन्हें प्यार से खानी बाबा के नाम से जाना जाता है। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। इनके जो शिक्षक थे वह अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तब उस समय सिर्फ पंजाब के कुछ ही हिस्सों पर उसका वास्तविक नियंत्रण था। जब यह राजगद्दी पे बैठे उस समय इनका नियंत्रण सिर्फ पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही था। अकबर महान सिंहासन पे बैठते समय यह अपना नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से सिंहासन पे बैठे। ठीक है ना। आपको ये नाम याद रखना है कि अकबर जब राजगद्दी पे बैठे तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी। पानीपत का द्वितीय युद्ध मोस्ट वीवीआई है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और सूर्यवंशी आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच हुआ। जो सूर्यवंश के शासक थे आदिल शाह, इन्हीं के सेनापति हेमू के साथ अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया। हेमू के पास अकबर से बहुत अधिक सेना थी। जो हेमू थे इसके पास अकबर से बहुत ही अधिक सेना थी। प्रारंभ में मुग़ल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता मिली। प्रारंभ में तो हेमू को सफलता मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश एक तीर हेमू की आंख में घुस गया और वहीं से युद्ध का पासा पलट गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई और इसी के साथ दिल्ली और आगरा में भी अकबर का अधिकार हो गया। इससे पहले इसका अधिकार सिर्फ पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर ही था। जब यह पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत गए तो इनका नियंत्रण दिल्ली और आगरा पर भी हो गया। बैरम खान के बारे में जान लेते हैं। इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अकबर के कुछ सरदार
और धाय माँ महाम अंगा ने अकबर को बैरम खान के विरुद्ध भड़काया। जो अकबर के कुछ सरदार थे और धाय माँ महान अंगा, इन्होंने अकबर को बैरम खान के विरुद्ध भड़काया। उसने कहा कि बैरम खान बहुत ही बुद्धिमान है, यह तुम्हारी हत्या कर खुद राजगद्दी पे बैठ जाएगा। यह अकबर के सरदारों और धाय महाम अंगा ने अकबर से कहा, जिस कारण अकबर ने बैरम खान को मंत्री पद से हटा दिया और उसे हज पर जाने का आदेश दिया। तो बैरम खान पहले इस आदेश से सहमत थे, लेकिन बाद में इसे पता चला कि इसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा है, तो इसने अकबर के विरुद्ध विरोध कर दिया। यह शुरू में मान जाते हैं इनके आदेश को, लेकिन बाद में इसे पता चला कि उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा है, तो इन्होंने अकबर के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिए और इस युद्ध में अकबर से पराजित हुआ। लेकिन अकबर ने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया और पुनः मक्का चले जाने का अवसर प्रदान किया। यह अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और यह अकबर से हार भी जाते हैं, लेकिन बैरम खान से यह अच्छी तरह व्यवहार करते हैं और फिर से मक्का चले जाने का अवसर देते हैं। बैरम खान मक्का जाने के लिए तैयार हो गया। मक्का जाते समय राह में 1561 ईस्वी में रूहानी अफगान मुबारक खान ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इसकी हत्या कर दी। बैरम खान वह मक्का जाने के लिए तैयार तो हो गए और मक्का जाते समय राह में 1561 ईस्वी में रूहानी अफगान मुबारक खान ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इसकी हत्या कर दी। बैरम खान की हत्या कब की गई? तो 1561 में मुबारक खान के द्वारा। ये आपको याद रखना है। महाम अंगा के पुत्र आदम खान था। महाम अंगा के पुत्र कौन था? तो इनका पुत्र आदम खान था। मालवा अभियान में आदम खान ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिस कारण अकबर को पता चलने पर आदम खान को 1562 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। जो महाम खान के पुत्र थे आदम खान, इन्होंने मालवा का अभियान किया और वहां से लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया और यह बात अकबर को पता चल जाता है, तो इन्होंने 1562 ईस्वी में इसे मृत्युदंड दे दिया। आदम खान की मृत्यु के सदमे में महाम अंगा के भी मृत्यु हो गई। जो इनकी माँ थी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक फैलाए थे? तो सबसे पहले जानते हैं मालवा विजय। सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने सबसे पहले मालवा विजय किया 1561 में। उस समय यहाँ के शासक बाज बहादुर थे, तो यह इन्हें हरा देते हैं और मालवा को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद चुनार किले पर विजय 1562। चुनार के किले पर अफगानों का शासन था। मुगल सेनापति अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर भी अधिकार हो गया। चुनार के किले पर उस समय अफगानों का शासन था, तो इन्होंने अपने सेनापति अब्दुल्ला खान को भेजा और चुनार किले को भी जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद देखते हैं आमेर विजय। ये भी 1562 में हुआ था। इस समय यहाँ के शासक भरमार थे। यह पहले राजपूत राजा थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर के शासक कौन थे? तो आमेर के शासक भरमार थे। यह राजपूत राजा थे
जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधा भाई, इसी को कहा जाता है, का विवाह अकबर के साथ कर दिया। उसके बाद गोंडवाना विजय, जो कि 1564 में हुआ। गोंडवाना अभियान के समय यहाँ के शासक रानी दुर्गावती थी, ठीक है ना। गोंडवाना विजय के समय यहाँ के शासक कौन थी? तो रानी दुर्गावती। अकबर ने इसे भी पराजित कर दिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान के समय यहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। मोस्ट VVI है मेवाड़ अभियान। तो इस समय यहाँ के शासक राणा उदय सिंह थे। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इन्होंने 1567 में फिर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत लिया। उस समय राजा उदय सिंह जंगल में भाग गए। जो राजा उदय सिंह थे, यहाँ के शासक, यह जंगल में भाग जाते हैं। उसके बाद 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने, जो महाराणा प्रताप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। यह मेवाड़ के अगले शासक बने 1572 में। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो जान लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1597 ईस्वी को हो जाती है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। जो इनका घोड़ा था, इनका नाम चेतक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है ना। इनके जो हाथी था, इनका नाम राम प्रसाद था। उसके बाद देखते हैं गुजरात अभियान। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो एक बनेगा ही। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात का अभियान किया। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खान तृतीय था। 1572 में अकबर खुद चले आते हैं अभियान करने के लिए गुजरात, और इस समय यहाँ के शासक मुजफ्फर खान तृतीय था। तो अकबर ने इसे भी जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इसी विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। मोस्ट VVI, ये आपको याद रखना है कि किस विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो गुजरात अभियान के बाद। उसके बाद आगे देखते हैं बिहार और बंगाल विजय। 1574 से 76 के दौरान अकबर का बंगाल और बिहार पर भी अधिकार हो गया, ठीक है। अकबर ने बिहार और बंगाल को भी जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमोत्तर राज्यों पर अभियान। इन्होंने पश्चिम में भी अभियान किए थे। अकबर ने पश्चिम उत्तर राज्यों पर अभियान किया और काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने पश्चिम उत्तर राज्यों में भी अभियान किया था और वहाँ से कश्मीर, काबुल, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, इन सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। अब देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया था। यह मुगल वंश का प्रथम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अभियान किए थे। 1591 में
अकबर ने खानदेश पर आक्रमण किया। इन्होंने 1591 में खानदेश पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1591 में अकबर खानदेश पर आक्रमण करते हैं, वहाँ के शासक अली खान होते हैं, तो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1599 में अकबर ने दौलताबाद पर आक्रमण किया और इसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद 1600 में अकबर अहमदनगर पर आक्रमण करते हैं और इसे भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक है ना। 1601 में इसने असीगढ़ के किले को जीत लिया। यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो असीगढ़ का अभियान 1601 में। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य एवं वर्ष ये देख लेते हैं। अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और किस वर्ष किए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। उसके बाद 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, यानी कि यह राजगद्दी पे बैठते हैं 1556 में। 1562 में दास प्रथा का अंत किए। इन्होंने दास प्रथा को अंत 1562 में किए। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए। इन्होंने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिए। 1564 ईस्वी में इन्होंने जाजिया कर को समाप्त कर दिए। जो जजिया कर था, इन्होंने इसे भी समाप्त कर दिए, जो कि गैर मुसलमान पे लगते थे। 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किए। इन्होंने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए और स्थापना के बाद आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गए 1571 में। आगे देखते हैं। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। 1575 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना मतलब कि मुस्लिम धर्म गुरु आपस में धार्मिक वाद विवाद करते थे। ठीक है ना। इबादत खाने में मुस्लिम धर्म के गुरु यह आपस में वाद विवाद करते थे धार्मिक विवादों का। ठीक है ना। उसके बाद 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति। जब यह 1575 में इबादत खाने की स्थापना किए थे तो इनमें सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरु जाते थे, तो इन्होंने 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के गुरु को जाने का अनुमति दे दिए 1578 में। 1580 में 10 साल बंदोबस्त लाए। ठीक है ना। 1580 में 10 साल बंदोबस्त लाए। 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की। 1583 में नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत की अकबर ने। 1601 में असीगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान। 1601 में इन्होंने अपना अंतिम अभियान किया, जो कि असीगढ़ का अभियान था। उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य एवं वर्ष थे अकबर के। आगे देखते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के महत्वपूर्ण कृतियाँ। इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ का निर्माण कराया था, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया। आगरा का लाल किला का निर्माण करवाया आगरा में। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। जो दिल्ली का लाल किला है, इसकी स्थापना शाहजहां ने किया था और आगरा का लाल किला, इसकी स्थापना अकबर ने किया था। जोधाबाई महल, जोधाबाई का महल इन्होंने आगरा में बनवाया।
बिलवर का महल इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया। इबादत खाना इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया। ये सब महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं अकबर का। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया। इलाहाबाद का किला इन्होंने इलाहाबाद में बनवाया। अजमेर का किला कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। लाहौर का किला इन्होंने लाहौर में बनवाया। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में बनवाया। ठीक है ना। जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया। दिल्ली का जामा मस्जिद अलग है। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है ना। जो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीवाने आम और दीवाने खास यह फतेहपुर सीकरी में है। इसकी स्थापना अकबर ने कराया था। दीवाने आम और दीवाने खास शाहजहां ने भी दिल्ली और आगरा में बनवाया था, वो अलग था। ठीक है ना। जो शाहजहां बनवाए थे वो अलग था और दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि दीवाने आम और दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था और दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली और आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के दरबार के 9 रत्न, इनके बारे में जान लेते हैं। जो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे उनके बारे में देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्न: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, तोदलमल, राजा अमान सिंह, बीरबल, फ़कीर अजीउद्दीन या हकीम हुक्काम। कहीं कहीं पे आपको फ़कीर अजीउद्दीन मिलेगा और कहीं पे आपको हकीम हुक्काम मिलेगा। और 9 में मुल्ला दो प्याजा। ये सभी अकबर के 9 रत्न थे। चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। बीरबल, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, जो अकबर के 9 रत्न में से एक थे। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू। ठीक है ना। दीन ए इलाही को अपनाने वाले यह एकमात्र हिंदू थे। यूसुफजाई जाति से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। यूसुफजाई से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला देख लेते हैं। अबुल फजल, ये भी अकबर के 9 रत्न थे। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने ही किया था। उसके बाद देखते हैं मान सिंह, यह राजा भरमार के पौत्र यानी कि पोता एवं भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है ना। जो मान सिंह थे यह राजा भरमार के पौत्र एवं भगवान दास के पुत्र थे। तानसेन, इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका नाम रामतनु पांडे था। एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में। इन्होंने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की थी। अगला 9 रत्न देख लेते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना, यह बैरम खान का पुत्र था। ठीक है ना। यह किनका पुत्र था? तो यह बैरम खान का पुत्र था, जो अकबर के संरक्षक थे 1556 से 1560 तक। यह उन्हीं का पुत्र था। गुजरात विजय पर इन्होंने खाना खाने की उपाधि प्राप्त की। गुजरात विजय पर इन्होंने खाने खाना की उपाधि प्राप्त की थी। अगला 9 रत्न है राजा टोडरमल। यह दहसार बंदोबस्त के प्रमुख थे। जो दहसार बंदोबस्त अकबर ने लाया था यह उनके प्रमुख थे। फैजी, यह अबुल फजल का बड़ा भाई था।
ठीक है ना, जो अबुल फजर था या उन्हीं का बड़ा भाई था फैजी। अकबर ने इसे राजकवि का दर्जा दिया था। अकबर ने इसे राजकवि का दर्जा दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला नौरत्न देख लेते हैं। तो 8वें थे हकीम हुक्काम या फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है ना, आपको दोनों का नाम याद रखना है। ये कहीं पे आपको हकीम हुक्काम मिलेगा और कहीं पे आपको फ़कीर अजीउद्दीन मिलेगा। तो हकीम हुक्काम अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। जो हकीम हुक्काम थे यह अकबर के सबसे विश्वास पात्र मित्र थे, क्योंकि जो रसोई घर का प्रबंधक था यह इन्होंने ही संभाला था। अकबर के लिए जो कुछ भी बनता था पहले यही चखते थे, उसके बाद अकबर को दिया जाता था। देख लेते हैं अगले और अंतिम नौरत्न। यह मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला दो प्याजा यह अरब के रहने वाले थे और यह बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है ना। यह अरब के रहने वाले थे और यह बहुत बुद्धिमान थे, इसीलिए अकबर ने इसे नौरत्नों में शामिल किया था, ठीक है। तो नौरत्न के बारे में हमें इतना ही जानना था। ये अकबर के नौरत्न से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी को अच्छी तरह से देख लें और याद रखें। अब अकबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर का विवाह किससे हुआ था? तो अकबर का विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर ने 1560 से 1564 के दौरान पर्दा प्रथा शासन चलाया था। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान अकबर था। इन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को चलाया था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था, ठीक है। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो वह बीरबल थे। यह अकबर के नौरत्न में से एक थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो इनके प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, जसवंत तथा बसावन। ये सभी भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा, यह अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानसबदारी प्रथा थी। इनकी शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। जो इनके समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। इन्होंने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब यह गुजरात जीते थे उसी के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाए थे। और 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में ही शुरू हुआ था। जो 4 बाग बनाने की परंपरा चला यह अकबर के शासनकाल में ही चला था। मुगल
राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है ना। मुगल शासन की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो इनकी राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र को बजाता था। जो अकबर थे यह नगारा नामक वाद्य यंत्र को बजाते थे। 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही धर्म को चलाए थे, ठीक है। 1582 में इन्होंने दीन इलाही नामक धर्म को चलाए। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानसबदारी प्रथा थी। हम लोग देख लिया है। यह हमारा लास्ट स्लाइड है। तो अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। इसे आगरा के ही निकट सिकंदरा में दफनाया गया। इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर के बाद अगला शासक सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के शासक बने। इनका उत्तराधिकारी सलीम हुए जो जहांगीर के नाम से जाने गए। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकबर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम हुमायूं था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? बताइए, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? इनका राज्याभिषेक 1556 में हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर जब राजगद्दी पे बैठे तो उनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु 14 वर्ष थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किस शासक की विजय हुई? पानीपत युद्ध में अकबर की विजय हुई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम राजपूत राजा कौन थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो वह थे आमेर के शासक भरमार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, हल्दी घाटी के युद्ध में किस शासक की विजय हुई? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई। यह अकबर और महाराणा प्रताप में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े के नाम चेतक था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने अपना अंतिम अभियान कहाँ किया? इन्होंने अपना अंतिम अभियान 1601 में असीगढ़ किला को जीतने तक किया। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म कब चलाया? इन्होंने दीन इलाही नामक धर्म 1582 में चलाया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम एवं अंतिम हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया? तो वह थे बीरबल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने पंचमहल की स्थापना कहाँ की? पंचमहल की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अकबर के नौरत्न कौन नहीं है? बताइए, इनमें से अकबर के नौरत्न कौन नहीं है? तो इनके नौरत्न में बैरम खान शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ? इनका प्रथम विवाह रुकैया बेगम के साथ हुआ, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 16, अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? बताइए, इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय उपलक्ष्य में करवाया? तो इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल शासन काल का राजकीय भाषा क्या था? मुगल शासन काल का राजकीय भाषा फारसी थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इनका उत्तराधिकारी ऑप्शन बी जहांगीर हुए। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।